अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट, आज हम एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम से कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर हैं और कौन सा ऑर्गन कौन सा हार्मोन को रिलीज कर रहा है, आज हम डिटेल में इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंडोक्रिनोलॉजी, जहाँ पर भी लॉजी का वर्ड आएगा इसका मतलब अंडरस्टूड है कि स्टडी को कहते हैं। अगर ये एंडोक्रिनोलॉजी है इसका मतलब है हम एंडोक्राइन की स्टडी को एंडोक्रिनोलॉजी कह रहे हैं। There are two type of glands present in human body or in any other organism. The first one is exocrine gland. The second is endocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये हमेशा जो है वो स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर अपने सेक्रेशंस को रिलीज करता है, ठीक है। और इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, और ना ही ये अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली सरफेस के ऊपर रिलीज करते हैं। दे ऑलवेज रिलीज देयर सेक्रेशंस इन द ब्लड, ठीक है। ये हमेशा ब्लड के अंदर अपनी सेक्रेशंस को रिलीज करेंगे, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये हमेशा डक्ट के अंदर अपनी ग्लैंड्स को सेक्रेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टमक है, ठीक है। स्टमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। अब ये जो यहाँ पे ये पिट्स बनी हुई है, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ये उसकी डक्ट है। अब ये डक्ट के जरिए इस सरफेस पे लेके आएगी सेक्रेशंस को, जो कि गैस्ट्रिक जूस है, ताकि यहाँ पे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक किया जा सके। या फिर आप दूसरी एग्जांपल स्लाइवा भी ले सकते हैं। स्लाइवा जो है वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही सेक्रीट करता है। जो स्वेटिंग है वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही सेक्रीट करता है, क्योंकि वो डक्ट में से होता हुआ स्किन की सरफेस रिलीज होता है। तो कोई भी ग्लैंड जो अपनी सेक्रेशंस को डायरेक्टली सरफेस के ऊपर रिलीज कर रहा है और वो डक्ट के जरिए आ रही है, वो हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ पे है कि फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर है वो हार्मोन को रिलीज करता है, और वहां से वो ब्लड के अंदर उसको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, और फिर वो ब्लड से होता हुआ अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो इस ग्लैंड को हम कहेंगे ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल्स बताई हैं। स्लाइवा है, ईयरवैक्स है, एंजाइम्स है, और म्यूकस है और मिल्क है। ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल है। और हॉर्मोन्स जो है ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? एंडोक्राइन ग्लैंड की। एक्सेप्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑल द सेक्रेशंस आर एक्सोक्राइन एंड सेक्रेटेड बाय द डक्ट, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन। बॉडी के अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। पहले को हम सर्कुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरे को हम लोकल हार्मोन कहते हैं। अब ये सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? सर्कुलेटिंग हार्मोन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल जितने भी हॉर्मोन्स है आपकी बॉडी के अंदर, हमेशा कमांड जो है वो हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो पहले कमांड देता है, फिर पिट्यूटरी के पास जाता है। ये पूरा जो मैकेनिज्म है किस तरीके से वो कमांड दे रहा है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखेंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या होता है। सर्कुलेटिंग हार्मोन जो है ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से फॉर एग्जांपल वो रिलीज होता है, और वो ब्लड के अंदर रिलीज होता हुआ वो जाता है ओवरी के पास, और ओवरी पे जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है। या मेल के केस में वो टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है। तो रिलीज कहाँ पे हो रहा था, ठीक है, और टारगेट उसका कहाँ पर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हार्मोन है ये सर्कुलेटिंग हार्मोन है, कि बने कहीं और, ठीक है, रिलीज कहीं और से हो और टारगेट उसका कहीं और हो। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इसको हम कहते हैं ये सर्कुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। दूसरे हैं लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन वो होते हैं जहां से वो रिलीज होते हैं उनका टारगेट भी वही होता है, ठीक है। यानी कि उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉडी के दूसरे हिस्से की तरफ नहीं जाना पड़ता। जहां से वो रिलीज हो रहे हैं, जहां पे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, वहां पे ही इनके टारगेट ऑर्गन है जहां पे इन्होंने एक्ट करना होता है। तो ऐसे हार्मोन को हम लोकल हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो लेडिंग सेल्स हैं, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करे,
ठीक है। एक तो ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, जिसमें मेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें उसका वॉइस का हैवी होना, फेस पे बेल्ट आना, ठीक है, फेस पे हेयर्स का आना, ठीक है। तो ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। अब देखो ये दूसरे बॉडी के पार्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये सर्कुलेटिंग हार्मोन हुआ। अगर यही लेडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन है, इसको, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म्स बनाते हैं, उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा ताकि मिच्योर स्पर्म्स को बना सके। इसका मतलब है यहाँ से ये रिलीज हुआ है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, तो इसने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो ऐसे हॉर्मोन्स को हम कहते हैं ये लोकल हार्मोन है। हम ये देख लेते हैं कि हार्मोन एक्चुअली है क्या। हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इनको केमिकली देखें, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को देखें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं, बहुत थोड़े से रिलीज होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने ये हमेशा याद रखनी है कि हार्मोन जो है, हॉर्मोन्स हमेशा जो हैं कुछ अरसे के बाद रिलीज होते हैं। ये एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है इसका क्विक एक्शन नहीं होता, यानी कि अगर कोई स्टिमुलस आया तो वो फौरन से रिस्पॉन्स शो नहीं करता, थोड़ा सा डिले होके अपना रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरी चीज ये हॉर्मोन्स जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ये किसी भी किस्म का किसी सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। एंड दे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ डिस्टेंट सेल, यानी कि जो दूर दूर सेल्स हैं उनके फंक्शन को ये अफेक्ट करता है बाय बाइंडिंग देयर रिसेप्टर्स, चेक, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, ब्लड के अंदर हार्मोन को रिलीज कर दिया जाता है, तो ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पूरी बॉडी के अंदर एक हार्मोन को एक्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां पे उसने एक्ट करना है वहां पे उस सेल के पास इस हार्मोन के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए वो एक स्पेसिफिक सेल के पास ही जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और पूरी बॉडी पे एक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे हम डिफरेंट ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो तीन तो आपके ब्रेन के अंदर है, ठीक है। एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, एक इनफंडिबुलम के साथ अटैच होता है, और दूसरा है इसके पीछे पीनियल ग्लैंड। ये इन सब के फंक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीन ग्लैंड आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद एक है थायराइड ग्लैंड आपकी नेक रीजन में, उसके पीछे जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। हार्ट के ऊपर जो है वो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और मेल के केस में ओवरीज, टेस्टिस हैं, और फीमेल के केस में ओवरीज हैं जो कि हॉर्मोन्स को सक्रीट करती हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और फिर पढ़ना भी आपके लिए थोड़ा इजी होगा। एक्चुअली ये हैंडमेड नोट्स है, मैंने डिफरेंट बुक्स को स्टडी किया और उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया, और मैंने फिर ये नोट्स बनाए। मैं पीपीटी पे भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से पढ़ाना ज़्यादा इजी और ज़्यादा जो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू पीपीटी। वहाँ पे कुछ कंसेप्ट मिस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेफर किया। ओके, अब जो है आपकी बॉडी के अंदर हमेशा देखें जो होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा कहाँ पे जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हमेशा किसके पास जाता है, हार्ट के पास जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देती हूँ। लेट मी ड्रॉ। ओके, अब देखिए जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी, जस्ट टेक अ मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ अ हार्ट। एक हम हाइपोथेटिकल डायग्राम बना लेते हैं। इसमें जो है आपको पता है हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपको पता है क्यों चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है,
ठीक है। अब ये दूसरा सेल है। अब ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ताकि ये एटीपी को जनरेट कर सकें। और जनरेट करने के लिए इनको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाएगा, लेकिन उसके लिए इनको ऑक्सीजन भी चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के तमाम ऑर्गन से वो वेना केवा में जाता है, डिफरेंट वेन्स उसको कलेक्ट करती हैं, फिर वो वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम के पास चला जाता है। ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है, फिर जो है वो लंग्स के पास भेजा जाता है। लंग्स के अंदर उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि इनहेल और एक्सहेल करके ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब यही सेल इनको हार्ट से दोबारा कौन सा ब्लड मिलेगा, इनको अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, क्योंकि लंग्स ने जो हार्ट है हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इनके पास जाएगा। बताने का पर्पस ये है कि हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के तमाम ऑर्गन से हार्ट के पास आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा सेल्स के पास जाता है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर दो जगह ऐसी हैं जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास नहीं जाता, बल्कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास चला जाता है। और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ये पोर्टल सिस्टम है। ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाने की बजाय अगर वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के पास चला जाता है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ये पोर्टल सिस्टम है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला केस कहाँ पे है, पहला केस है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में। फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन हो गई है। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं कि फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्च की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है, फिर स्टमक की डाइजेशन, स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन की डाइजेशन होती है, फिर ये ड्यूडिनम के अंदर जाता है और फिर जो है ड्यूडिनम के अंदर फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, ड्यूडिनम में कंप्लीट डाइजेशन होती है। अब देखिए उसके बाद जो है अगर ये वाला फारिग जाहिर है यहाँ पे भी एक ब्लड वेसल होगी जो कि इसको यहाँ ड्यूडिनम को ब्लड सप्लाई करेगी। जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो इनसे बैक जो ब्लड आएगा उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज होगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज वाला ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड हुआ है। अब अगर वही डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ग्लूकोज वाला ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है। इसलिए ये जो ब्लड है जो कि ड्यूडिनम से जाता है वो लीवर के पास चला जाता है, बजाय इसके जो ड्यूडिनम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बजाय इसके कि वो हार्ट के पास जाए वो प्रेफर करता है कि वो लीवर के पास चला जाए। ठीक है। और लीवर के अंदर जो है वो हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो एक जो पोर्टल सिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज जो है वो है दूसरा पोर्टल सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट है। अब जो हाइपोथैलेमस के पास पोर्टल सिस्टम है वो क्या काम कर रहा होता है, उसका पर्पस क्या होता है। अब देखें जो हाइपोथैलेमस है वो हमेशा कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि उसने जब भी कोई भी हार्मोन को रिलीज करवाना है। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, एक इंटीरियर लोब है और दूसरी पोस्टीरियर लोब है। ठीक है। अब जो इंटीरियर लोब है यहाँ पे दो मजीद लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखें यहाँ फॉर एग्जांपल ब्लड तो यहाँ पे भी आएगा, एक यहाँ पे लोब है और एक ये छोटी सी लोब और प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी ब्लड आएगा। ठीक है। अब ब्लड जो है वो इस हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करे जो कि ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। अब इसके पास इस हाइपोथैलेमस के पास जो है वो कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को वो इस ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है। ठीक है। अब ये जो ब्लड है मतलब इस ये जो हाइपोथैलेमस है कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है और उसकी वजह से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है। अब ये ब्लड जो है वो दोबारा से वापस भेजने की बजाय हार्ट के पास भेजने की बजाय ये पिट्यूटरी के पास इनको भेज देता है, क्योंकि इनके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन हैं और पिट्यूटरी ने उन हॉर्मोन्स के जरिए आगे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है ताकि हॉर्मोन्स को रिलीज करवाया जाए और वहां पे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाए। तो दूसरा पोर्टल सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के पास है जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस को सिग्नल देता है डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में।
ठीक है। तो पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के क्या प्रेजेंट है, पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, और पोर्टल सिस्टम की आपको समझ आ चुकी होगी। वो सिस्टम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेजने के बजाय बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजता है। उस सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। सारा यही लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं। एक चीज तो आपने ये हमेशा याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस जो है वो बोस है पिट्यूटरी का, और पिट्यूटरी पूरी बॉडी का बोस है। ठीक है। जब भी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन को रिलीज करवाने, हमेशा हाइपोथैलेमस ही सिग्नल देता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कमांड दे देता है, ऑर्डर दे देता है, और फिर पिट्यूटरी जो है वो अपनी थोड़े से हार्मोन को रिलीज करती है, और फिर पूरी बॉडी को कमांड दे देती है कि अब जो है ये हार्मोन्स को रिलीज करवाना है यहाँ से। ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हम 9 हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे कि वो 9 हॉर्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, और पिट्यूटरी से हम पढ़ेंगे 7 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। ओके। पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, जहां पे भी वर्ड रिलीजिंग का आ जाएगा, जहां पे भी वर्ड रिलीजिंग का आएगा, इसका मतलब है वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है। ठीक है। जहां पे भी वर्ड स्टिमुलेटिंग का आएगा, ट्रोपिन का आएगा या ट्रोपिक का आएगा, इसका मतलब है वो हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात की है कि सबसे पहला जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगर कह दिया जाएगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन को रिलीज किया गया है। इसका दूसरा नाम है स्मेटोक्राइनिन। ठीक है। स्मेटोक्राइनिन जो है इसका दूसरा नाम है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी से एक हार्मोन को रिलीज करवाता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, और इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। यहाँ पे वर्ड ट्रोपिन आ गया, इसका मतलब है ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ठीक है। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पॉजिटिव सिग्नल भी देता है और नेगेटिव सिग्नल भी देता है। ठीक है। जब बॉडी को इसकी जरूरत होती है कि ग्रोथ अब करवानी है, ये बॉडी को सिग्नल दे देगा, ठीक है, कि इस हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन या स्मेटोट्रोपिन को रिलीज करवाया जाए। ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म एक अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है अपने जीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक टॉल पेरेंट है और उसका बेबी जो है वो भी टॉल ही होगा, जाहिर है, और अगर एक शॉर्ट है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी शॉर्ट ही होगा। ये सारी चीजें जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं, और जो जीन्स हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बॉडी से रिलीज होगा, कितना स्मेटोट्रोपिन बॉडी से रिलीज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दे दिया पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ने इस हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सारा स्मेटोट्रोपिन रिलीज होगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, जिसमें मसल है, जिसमें लीवर है, जिसमें बोन है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनके ऊपर जाके एक्ट करेगा, और ये एक और हार्मोन को रिलीज करेंगे जिसका नाम है IGF-1। इंसुलिन, IGF-1 जो है इसका एक दूसरा नाम है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डिफरेंट है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, 2। ठीक है। अब इनका काम जो है वो क्या होता है, ये ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो IGF जब रिलीज होगा तो ये इन्हीं सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ और इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनको ज्यादा करवा देगा। ठीक है। अब अगर ये एक सर्टेन लेवल तक इनकी बॉडी का साइज, एक ऑफस्प्रिंग का साइज जो है, फॉर एग्जांपल वो 5-6 इंच का जो है वो उसकी हाइट हो चुकी है, अब बॉडी को मजीद इसकी हाइट नहीं करवानी, ठीक है, तो यही जो हाइपोथैलेमस है अब इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, सिग्नल देगा कि अब मजीद इसकी जरूरत नहीं है, इसको स्टॉप कर दिया जाए। पहले वो उसको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था कि उसको रिलीज करवाया जाए, जब वो सर्टेन हाइट तक पहुंच गया है अब उसको नेगेटिव सिग्नल दिया जा रहा है कि अब मजीद इसकी जरूरत नहीं है, इसको स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ही पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। आगे जाके हम कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स पढ़ेंगे जिसमें हाइपोथैलेमस सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल देता है लेकिन वो नेगेटिव सिग्नल नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हमने हाइपोथैलेमस के दो हॉर्मोन्स को पढ़ लिया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ये सॉरी, यहाँ पे ये यूं होना चाहिए था और ये जो है वो यूं होना चाहिए था। ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दो हॉर्मोन्स हमने किसके पढ़ लिए, हाइपोथैलेमस के हमने दो हॉर्मोन्स को स्टडी कर लिया।
अब आगे जाके हम इसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हैं। अगर जो है ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है ग्रोथ के मतलब जो उसकी ग्रोइंग पीरियड है उसके अंदर, तो उसका बॉडी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा, उसको हम गाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोइंग एज के दौरान ये वाला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से डिवॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है। और अगर ग्रोथ पीरियड के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज्यादा हार्मोन को रिलीज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्रोमेगाली हो सकती है, यानी कि वो ग्रोथ पीरियड के बाद। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपके हॉर्मोन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर कितना हार्मोन को रिलीज करना है। किसी फैक्टर की वजह से या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है आपका जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। देन जो है ये सारा उसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कि यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। ये सारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है। अब जो जब एवोल्यूशन हुई थी, तो एवोल्यूशन के वक्त इस पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स थे। एक को हम अडीनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, और एक ये छोटा सा पार्ट भी है जो कि जिसको मीडियल कहते हैं। इंटीरियर लोब है ये मिडल लोब है, और ये पोस्टीरियर लोब है। ये जो मिडल लोब है ये इंटीरियर के साथ जाके मर्ज हो गई थी। ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस और जो पोस्टीरियर लोब है, ये दोनों सेम ही टाइप के टिश्यू से बनती है। जब एवोल्यूशन हुई तो जो इंटीरियर लोब है ये एक्चुअली नेजोफेरेंजियल कैविटीज का पार्ट है, जो कि यहाँ पे जाके अटैच हो गया। तो इसके टिश्यूज जो है वो हाइपोथैलेमस के टिश्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके डिफरेंट नाम है। पहला जो इसका नाम यहाँ पे बताया हुआ है इंटीरियर लोब, जो है इसको पैरस डिस्टालिस कहते हैं। जो ये मीडियल या आपका मिडल इंटीरियर जो लोब है, ये इंटीरियर है, ये मिडल है, ये पोस्टीरियर है, तो इसका जो नाम है वो पैरस इंटरमीडिया है। और ये जो है इसका नाम है पैरस नर्वोसा। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप इसको कह रहे हैं, और इसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, इसको हम पढ़ते हैं। और पेरिस्टिस्टालिस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटीरियर लोब भी कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी भी आप इसको कह सकते हैं, और ये ही मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। ये मास्टर ग्लैंड है बॉडी के अंदर, पूरी पिट्यूटरी में से ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स के सेक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी है। जो ये डिफरेंट जो नाम है वो आपने इसको याद रखने हैं। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया पोर्टल सिस्टम का, तो वो पोर्टल वो वेन जो कि हाइपोथैलेमस से केमिकल्स को लेके इंटीरियर लोब के पास जाती है, उसका नाम है हाइपोफाइसिस पोर्टल वेन। ठीक है। अब ये एक इनफंडिबुलम दिखाई हुई है जो कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के साथ अटैच करवाता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जब एवोल्यूशन हुई थी, तो यहाँ पे जो नेजोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होके यहाँ से ये पिट्यूटरी के पास जाके अटैच हो गई थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो ये जो हाइपोथैलेमस है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बनती है, जबकि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक्चुअली क्या है, वो नेजोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है का पार्ट है, जो कि यहाँ पे जाके अटैच हो गई। और ये एक सेफेनाइड बोन है, और बोन के अंदर जो डिप्रेशन है उसको हम सेला टर्सा कहते हैं, और इस सेला टर्सा के ऊपर ये दोनों पिट्यूटरीज रेस्ट कर रही हैं। ओके। उसके बाद जो है ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज का लेवल उसने इंक्रीज करवाना है, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी को चाहिए, या आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो आपकी जो सिग्नल है वो हमेशा जो है, या ब्लड के अंदर, ये ब्लड को शो कर रहा है। ठीक है। ये ब्लड है। तो जब भी आपकी ब्लड के अंदर जाहिर सी बात है, आपके ब्लड के अंदर, आपके टिश्यूज के अंदर, आपके सेल्स के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो सिग्नल जो है वो आपके लीवर के पास जाएगा, क्योंकि लीवर ही आपका वाहिद ऑर्गन है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके बैठा होता है। अब इसको सिग्नल जाएगा तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब अगर इसको मजीद इसकी जरूरत है, तो ये जो लिपिड लीवर के अंदर पड़े हैं उनको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, लिपोलाइसिस करवाना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन जो लिवर के अंदर प्रोटीन है या बाकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर जो प्रोटीन है वो उस प्रोटीन को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अब हमने इस सेल की ग्रोथ भी करवानी है, और ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। लार्जर इज द प्रोटीन ग्रोथ विल इंक्रीज, जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उतना ही ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ग्लूकोज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जो ग्लूकोज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द सेल मेक ग्लूकोज प्रोटीन फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन लिपिड इन द लिवर, इफ पर्टिकुलर ग्रोथ आर command of the hypothalamus complete, it will release growth hormone that act on the pituitary and signal it will stop somatotropin secretions, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है कि जब उसकी ग्रोथ करवानी है तो फिर जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा। जब उसको स्टॉप कराना है तो स्मेटोट्रोपिन जो है उसके सेक्रेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये बताने की है कि जो प्रोटीन है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि उसने सेल की ग्रोथ करवानी है। जब भी आपने किसी बॉडी के सेल की ग्रोथ करवानी है तो कभी भी प्रोटीन को ब्रेक नहीं करते, हमेशा प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटियोजेनेसिस होगी, लेकिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और यहाँ पे लिपोलाइसिस होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ब्रेक करके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रोटीन को ब्रेक करके हम ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे, ऑल्दो हम कर सकते हैं। क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारे सेल्स को प्रोटीन चाहिए। अब जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग का वर्ड आगे, इसका मतलब है ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। और ये जो है तीसरा हार्मोन है, ये चौथा हार्मोन है। अब रिलीजिंग हार्मोन है, ये इसका मतलब है ये सिग्नल दे रहा है, और किसको सिग्नल दे रहा है, ये जो फीमेल के अंदर ममरी ग्लैंड्स हैं उसमें मिल्क के प्रोडक्शन को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। जब मिल्क के प्रोडक्शन को उसने स्टॉप करना है तो फिर ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बॉडी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये उसको नेगेटिव सिग्नल देगा और पिट्यूटरी के पास जाके उसकी प्रोडक्शन को रोक देगा। इसी तरह से कितने हार्मोन्स हो गए, 4 हार्मोन्स हो गए, हमने टोटल पढ़ने हैं 9 हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। उसके बाद अगला हार्मोन है मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन या मेलानोसाइट रिलीजिंग सॉरी मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये आपकी ये किस पार्ट के पास जाता है, ये हमेशा जो आपकी पेरस इंटरमीडिया है, जो कि एक इंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट जो लोब है, ये उसके पास जाता है और वहां पे जाके ये मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है। और मेलानिन एक पिगमेंट है, मेलानिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेलानिन स्किन को कलर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्किन का कलर ब्लैक है, किसी की स्किन का कलर वाइट है, ठीक है, आई का कलर ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, स्किन है, वो सब जो है वो मेलानिन की वजह से होता है। जब मजीद उसने मेलानिन को सेक्रेट नहीं करना तो हाइपोथैलेमस जो है मेलानिन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है, ठीक है। अगला जो हार्मोन है वो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ तक वो हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हाइपोथैलेमस ही पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहा था और नेगेटिव ही दे रहा था। अब सिर्फ हम वो हॉर्मोन्स पढ़ेंगे जिसमें हाइपोथैलेमस पॉजिटिव सिग्नल तो दे रहा है लेकिन वो नेगेटिव सिग्नल नहीं देगा, ठीक है। अब फिर उसको कौन नेगेटिव सिग्नल देगा, मतलब कि उसको उसकी प्रोडक्शन को कौन रोकेगा, तो उसके प्रोडक्ट ही उसकी प्रोडक्शन को रोकेंगे, इसमें हाइपोथैलेमस की जरूरत नहीं है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एक तो हमें ये पता चल गया कि जहाँ पे रिलीजिंग का वर्ड आ रहा है वो सीधा सीधा क्या है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। अब ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये इंटीरियर लोब के पास जाएगा, ठीक है। इंटीरियर लोब के पास जाके ये हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वहां से हार्मोन को रिलीज करवाएगा जिसका नाम है थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन। दो तरह के हार्मोन को यहाँ से रिलीज करवाता है, T3 और T4, इसको हम थायराइड ग्लैंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब इसकी प्रोडक्शन को उसने रोकना है तो उसको नेगेटिव सिग्नल दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बताया हुआ है कि जब इसको रिलीज करवाने हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। जब ये अपने प्रोडक्ट बना लेगा और मजीद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी
यही जो थायराइड हार्मोन है ये जाके टीएसएच को भी नेगेटिव सिग्नल देगा कि अब इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। और दूसरा जो है ये इसके पास भी जाएगा और इसको भी कहेगा कि अब मजीद इसको सिग्नल देना बंद करो, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो ये इसकी प्रोडक्शन को रोक देगा। ठीक है। तो ये जो पहले इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, अब यही इनको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। इसमें हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं ये नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन है तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से जाके दो हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। पहला है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल के अंदर इसका एक और नाम है आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेंगे और मेल फीमेल के केस में ये ओवरीज के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। जब ये अपने प्रोडक्ट को बना लेंगे और जब इनको मजीद इसकी जरूरत नहीं होगी तो यही जो टेस्टोस्टेरॉन है वो ल्यूटिनाइजिंग के पास जाएगा कि इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। और फिर एस्ट्रोजन, ये सब जो है टेस्टोस्टेरॉन इन सब के पास जाते हैं कि इनकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। और फिर सेम ऐसे ही एस्ट्रोजन जो है वो भी इनको नेगेटिव सिग्नल देता है कि अब इनको मजीद सिग्नल ना दिया जाए और इनको मजीद प्रोड्यूस ना किया जाए। और ये भी एक नेगेटिव फीडबैक के अंदर प्रोसेस आता है। उसके बाद जो अगला हार्मोन है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी से ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो है ये किडनी के ऊपर, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन को रिलीज करवाता है और उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है और मजीद इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये जो फंक्शन है हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन को या कॉर्टिकोट्रोपिन को नेगेटिव सिग्नल देगा। और ऐसे ही ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव सिग्नल देगा कि अब इसके प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, अब मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हाइपोथैलेमस की नेगेटिव सिग्नल देने की जरूरत नहीं होती। अगर हम इसको समराइज करें तो बॉडी के अंदर तीन ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस ही पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहा है, नेगेटिव सिग्नल भी दे रहा है। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन और तीसरा है मेलानोसाइट या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीन ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिसमें पिट्यूटरी ही पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है और पिट्यूटरी ही नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। ठीक है। यानी कि जब उसको रिलीज करवाना है पिट्यूटरी उसको पॉजिटिव सिग्नल देगी और जब उसको स्टॉप कराना है पिट्यूटरी उसको नेगेटिव सिग्नल देगी। लेकिन उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, किसको? पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाने के लिए, टीएसएच को रिलीज करवाने के लिए और कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए। इसमें ये नेगेटिव सिग्नल नहीं देगी। ठीक है। तो ये एक समराइज करके यहाँ पे लिखा गया ताकि आपके समझने के लिए आसान हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।